आज पूरे देश में बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कैसे कम किया जाए, उनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन ना आ पाए, ये कैसे इंश्योर किया जाए, इस पर चर्चा जोर शोर से होती है। खास करके जेई और नीट एग्ज़ाम में बच्चे काफ़ी भारी मात्रा में डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ है, ऐसा कई लोगों का मानना है। मैं पढ़ाई के मूल चूक व्यवस्थाओं में क्या सुधार होना चाहिए, इस पर विशेष टिप्पणी इस वीडियो में नहीं करूँगा। और जो परीक्षा लेने का तरीका है नीट और जेई का, उसमें कुछ सुधार निश्चित रूप से मेरे दिमाग में समझ में आते हैं, जिससे वास्तव में बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कुछ हद तक तो कम हो ही सकता है। मैं उन चीज़ों पर बिंदुवार एक एक करके पॉइंट वाइज चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है, नीट का एग्ज़ाम हो या जेई का एग्ज़ाम, इन दोनों ही एग्ज़ाम्स को स्पीड गेम क्यों बना दिया गया है। एक बार मैंने किसी से ये पूछा कि नीट के एग्ज़ाम में हर मिनट में एक क्वेश्चन, 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने को क्यों कहते हो। तो किसी ने मुझे समझाया कि डॉक्टर्स को कई बार बड़े स्पीड में डिसीजन लेने होते हैं, तो हम ये जज करना चाहते हैं कि बच्चों में स्पीड में डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है कि नहीं। मुझे ये बात बड़ी हास्यास्पद लगी। क्या इतने स्पीड में डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है? 1 मिनट में एक पेशेंट को देख के दवा दे दिया, ऐसा तो शायद नहीं होगा। आप लाखों स्टूडेंट्स में से कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को चुनना चाहते हो, एग्ज़ाम का पर्पस तो यही है। तो भाई उनको सोचने समझने का समय तो दो। आपने ये जो स्पीड गेम बना दिया है नीट के एग्ज़ाम को, इससे तो जो लोग बिल्कुल रट के आ रहे हैं, जो 2 साल तक लगातार एक एक क्वेश्चन को रटते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाए। सोचकर समझकर डिसीजन लेने वाले लोग कैसे सक्सेसफुल होंगे अगर आप उसको 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनाने को कहोगे। तो ये ऐसा ही स्थिति लगभग कमोबेश जेई की हो चुकी। 1 घंटे में 25 या 30 क्वेश्चन करने को रहते हैं। अरे किस इंजीनियर को हर 1 मिनट में एक डिसीजन लेके काम करना होता है? परिस्थितियों को देखकर समझकर सही डिसीजन लेना उसका काम होता है। तो क्यों नहीं आप 1 घंटे में 15 क्वेश्चन करने को देते हो एट द मोस्ट, हो सके तो उससे भी कम। क्वेश्चन अच्छे बना, अच्छे मतलब बहुत कठिन ना हो, और बच्चे ने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसको अप्लाई करने के लिए, सिचुएशन को समझकर अप्लाई करने के लिए उसकी एबिलिटी है कि नहीं, ये टेस्ट करने वाले क्वेश्चन बना, रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन बना, पर उसको थोड़ा समय दो एक क्वेश्चन को समझने का, डाइजेस्ट करने की। ये 1 मिनट में एक क्वेश्चन, ये तो प्रेशर को बढ़ाने वाला काम है, क्योंकि फिर बच्चों में ये होड़ लग जाती है कि किसको कितने क्वेश्चन एक्चुअली याद हैं। इसी कड़ी में ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं इस साल के भी जेई मेन के पेपर में देख रहा हूँ कि कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले आए हुए क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं एज इट इज़। चाहे IIT जेई में आए हुए क्वेश्चन रहे हों, जेई एडवांस के कुछ हों, या इवन जेई मेन में ही आए हुए कुछ साल पहले के क्वेश्चन हों, वो एज इट इज़ रिपीट होते हैं। भाई जब आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो लगेगा, मुझे तो ये नहीं पता कि आप कौन सा क्वेश्चन रिपीट करेंगे, पर मुझे पता है कि आप क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो मैं तो इस होड़ में लग जाऊंगा कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं वो सब मैं रट लूँ, वो सब मैं किसी तरीके से कर लूँ। अब प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चन हैं, NTA जरा ध्यान देना। IIT का इतिहास, IIT जेई और जेई एडवांस का इतिहास लगभग 50 साल पुराना हो गया। आपके AIEEE और जेई मेन का भी इतिहास काफ़ी पुराना, 2 डेकेड पुराना हो गया। इन सब में टोटल आज तक कितने क्वेश्चन पूछे गए, जरा उसको काउंट करके देखिए। हजारों, शायद लाख में पहुँच जाए। इतने क्वेश्चन बच्चों में करने की होड़ है, बच्चे परेशान है कि उन्हें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें से आप पता नहीं क्या पूछ लोगे। क्यों पूछते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? क्यों नहीं अपने क्वेश्चन पेपर बनाने वालों को कहते हो कि एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए? अरे भाई, अगर मुझे पता है, मैं स्टूडेंट हूँ, कि पास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो मैं कम से कम रिलैक्स तो रहूँगा यार। मैं पिछले साल के हजारों क्वेश्चन को करने की होड़ में तो नहीं लगूंगा। मैं अपने फंडामेंटल्स को चेक करूंगा कि हाँ भाई, मुझे चीज़ें समझ में आती हैं, ये चैप्टर समझ में आते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, आई विल बी हैप्पी, क्योंकि मुझे पता है कि पास्ट ईयर के क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पर वही क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। तो मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के देखूंगा कि मैं एग्जाम के ट्यून में हूँ कि नहीं, पर मैं होड़ नहीं लगाऊंगा कि मुझे सारे क्वेश्चन करने। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। हो सकता है कि क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट, ऑफकोर्स उन्हीं कॉन्सेप्ट पे होंगे जो आप पहले पूछ चुके हैं, पर कम से कम सिचुएशन तो अलग बनाई जा सकती है।
आपके क्वेश्चन पेपर को देखकर तो लगता है कि क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले जरा भी मेहनत नहीं करते। वो पास्ट ईयर के क्वेश्चन या मार्केट में प्रेजेंट किसी बुक कोचिंग के स्टडी मटेरियल से डायरेक्टली क्वेश्चन चुनते हैं। ये सच है। क्यों चुनते हैं आप ऐसा? अगर आप एक बुक से 5 क्वेश्चन चुन लेते हैं तो बुक का पब्लिशर तो एडवर्टाइज करने लगेगा कि देखो मेरे बुक से क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे तो फिर अब उस बुक को खरीदने लगेंगे, फिर उनको होड़ लग जाएगी कि इस बुक को भी पूरा करना है। क्यों पूछते हैं आप ऐसा क्वेश्चन? सिंपल सा चेंज। अगर किसी साल किसी बुक में अगर ऐसा क्वेश्चन है या किसी साल जेई मेन में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक क्रिकेट बॉल को फेंका गया, अरे आप उसको इतना ही तो कम से कम बदल दो कि फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल को किक किया गया, इतना ही बदल दो, तो भी बच्चा अगर रिलेट कर पाएगा कि ये वैसा ही क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, तब तो आंसर करेगा। एकदम वर्ड बाय वर्ड सिमिलर दोगे तो याद करके जो आया उसने आंसर दे दिया, और फिर ये होड़ मच जाती है कि मुझे सभी क्वेश्चन याद करनी है। तो ये प्रेशर को कम करने जैसा तो लगता नहीं आपका अप्रोच। आई होप कि मेरी बातों का ध्यान देंगे आप। अगर आप तक मेरी बात जाएगी एनटीए, तो आपको मेरी बात का कॉग्निजेंस लेना चाहिए और कुछ हद तक इससे फ़ायदा हो सकता है। तीसरी बात, सिलेबस को कभी आप बढ़ाते हो कभी घटाते हो, क्या फ़ायदा है मुझे नहीं पता। अगर आप रियली में लाखों लोगों में से कुछ हज़ार इंटेलिजेंट लोगों को चुनना चाहते हो तो सिलेबस 100% कंप्लीट करने का दबाव नहीं होना चाहिए मेरी समझ से। एक अच्छा स्टेप आपने लिया है कि अब आप शायद 5 क्वेश्चन में ऑप्शन देते हो, 10 में से 5 करने हैं मतलब। मैं कहता हूँ आप पूरे पेपर में 30 ही क्वेश्चन और उसमें से बोलो बच्चों को कि कोई भी 15 कर ऑप्शंस पढ़ा, जिससे कि अगर मैंने मान लो कोई एक चैप्टर नहीं पढ़ा, 10-5% सिलेबस ढंग से नहीं पढ़ा या कोई फॉर्मूला ही मेरे दिमाग से स्किप कर दिया है, तो उसकी वजह से मेरा पेपर तो खराब ना हो। मेरे पास दूसरे ऑप्शन हैं जो मैं अगर सोच सकता हूँ, फंडामेंटली सोचता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ, तो दूसरे क्वेश्चन हैं जिसको मैं कर सकता हूँ। हाँ, सारे क्वेश्चन आपके अच्छे स्टैंडर्ड के होने चाहिए, जिसमें कुछ तो अप्लाई करना पड़े तभी बने। ऐसे में आप उन बच्चों के साथ जस्टिस कर पाओगे, उन बच्चों के ऊपर प्रेशर घटा पाओगे जो हर समय कुछ भूल जाने के सोच से परेशान रहते हैं और दिन भर रात भर पढ़ते रहते हैं कि कुछ भूल ना जाओ, कोई फार्मूला नहीं भूल जाओ, कोई रिएक्शन ना भूल जाओ। बेचारे वो रटते रहते हैं। आप उनको ऑप्शन दे दो तो ठीक है यार, एक आध भूल भी गए तो चलेगा, देयर इज अनदर अल्टरनेटिव क्वेश्चन जिसको वो कर सकते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा स्टेप पिछले कुछ सालों में मुझे अच्छा लगा है, उसको थोड़ा और बढ़ाइए, मुझे ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि निगेटिव मार्किंग क्यों। मैं एक सिंसियर स्टूडेंट हूँ, मैंने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, मान लो मैं मुझसे कहीं मिस्टेक हो गई और मेरा आंसर 2 आ गया जबकि एक्चुअल आंसर 4 था, तो 2 भी एक ऑप्शन है, मैंने टिक किया, तो मुझे -1 क्यों मिलना चाहिए, मुझे 0 मिलना चाहिए, मैंने तुक्का तो नहीं लगाया ना। हाँ, तो अगर एक तो आपको आज के तारीख में MCQ पूछना क्यों, जब न्यूमेरिक आंसर सेंटर किए जा सकते हैं CBT में, तो आप ABCD ऑप्शन देते ही क्यों? आप तो सभी क्वेश्चन के न्यूमेरिक आंसर मांगो, बच्चे फीड करेंगे। 22 आंसर आया तो 22, 29.6 आया तो 29.6, और फिर भी अगर MCQ पूछना ही है तो भी निगेटिव मार्क्स मत कीजिए, फिर लोग तुक्का मारेंगे नहीं। आप ABCD की बजाय ABCDEFG 8 ऑप्शन दे दीजिए, 8 ऑप्शन दे दीजिए। अब कोई अगर तुक्का लगाएगा भी तो क्या प्रोबेबिलिटी है सही होने की, ऑलमोस्ट नील। तो आप नंबर ऑफ ऑप्शंस बढ़ा दीजिए जिससे कि तुक्का मारने के फायदे खत्म हो जाए। पर निगेटिव मार्किंग तो पेनलाइज कर रहे हैं आप बेवजह। किसी ने मेहनत की, सॉल्व किया, गलत हो गया तो उसको आप पेनलाइज थोड़ी कर सकते हो। मैं कोई चीज़ नहीं जानता हूँ उसके लिए आप मुझे -1 दोगे, ये क्या बात है? मैं कोई चीज़ जानता हूँ इसके लिए आप मार्क्स दोगे, कोई चीज़ नहीं जानता हूँ उसके लिए 0 दोगे यार, -1 क्यों देते हो मुझे? तो निगेटिव मार्किंग को मैं एक उपाय सजेस्ट कर रहा था, इसके अलावा भी कोई तरीके हैं आपके पास तो उसको लेकर सामने आइए, पर निगेटिव मार्किंग को तो बिल्कुल एलिमिनेट कीजिए। तो ये सब कुछ मेरे सुझाव हैं जिसको मुझे लगता है अमल में लाया जाए तो बच्चों पे प्रेशर कुछ हद तक तो घट ही सकता है। इसके अलावा अब ये भारत सरकार से मेरी अपील है कि दूसरे स्ट्रीम्स जैसे कि IIT, और IIT को शायद पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, अमेरिका में पहचान है, यूरोप में लोग जानते हैं, शायद मेडिकल कॉलेजेस में भी एम्स को जानते हो बाहर के लोग, पर हमारे किसी लॉ कॉलेज को कोई जानता है क्या? हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कहाँ सबसे अच्छी होती है ये अमेरिका में कोई जानता है क्या?
हमारे यहाँ अगर मुझे फ़ोटोग्राफी सीखनी है तो कौन सा बेस्ट कॉलेज है, क्या वर्ल्ड लेवल का कोई इंस्टीट्यूशन है क्या? तो भाई दूसरे जो करियर ऑप्शंस हैं उनके लिए भी आप वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस बनाइए। ये मुट्ठी भर सिर्फ आईआईटी बना देने से तो नहीं चलेगा। आप वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाइए दूसरे फील्ड्स में भी, तो नेचुरली यहाँ पे भीड़ घटेगी। जो सब लोग ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी इच्छा है बहुत इंजीनियरिंग पढ़ने की इसलिए इस फील्ड में आते हैं। यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है इसलिए आते हैं, अच्छी सैलरी है। तो आप अगर दूसरे करियर फील्ड में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, वहाँ भी लोगों का करियर अच्छा होगा पढ़ने के बाद, लोग उस तरफ भी जाएंगे, ऑटोमेटिक दबाव कम। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। आई होप कि ये मेरी बात आप बच्चे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात को पहुंचाएं, और अच्छी लगे कुछ बात बुरी लगे तो कमेंट में भी लिखते जाएं। और मैं चाहता हूं कि ये बातें हमारी सरकार तक पहुंचें और इनमें से कुछ पॉइंट्स एटलीस्ट उनका संज्ञान लिया जाए, और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए और उन पर दबाव कम करने के लिए ज़रूर कोई ना कोई एक्शन हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।